नमस्कार, बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनन्या चतुर्वेदी और चलते हैं आज के मुद्दे की ओर। मैं चर्चा की ओर हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं। मेहमान से आपको परिचय करा दें। हमारे साथ राजेश जौहरी जी वरिष्ठ पत्रकार, योगेश यादव जी कांग्रेस से और चंद्र पटेल जी भाजपा जुड़ चुके हैं। आप तीनों का ही इस पैनल पर बहुत स्वागत है। इसमें पहला सवाल मेरा यहाँ पर चंद्र पटेल जी आपसे रहेगा। भाजपा में इस वक्त जो है बैठक चल रही है और ऐसे में कल की जो व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर एक कह सकते हैं कि मंथन वहां पर चल रहा है। कल की व्यवस्थाओं को लेकर अभी तक काफी अच्छा प्रचार का वो दौर रहा है कि आपने काफी जगह प्रचार किया है, काफी जगहों पर जो है नए चेहरों पर दाव लगाया है। तो क्या लगता है कि ये जो प्रयोग किया है आपने नए चेहरों पर दाव लगाने का, इसमें कितनी सफलता मिलने वाली है? देखिए अनन्या जी, जब हम समाज क्षेत्र में काम करते हैं तो हमको इंटेलेक्चुअल लोगों को आगे लाना चाहिए और इंटेलेक्चुअल लोगों के माध्यम से समाज की सेवा और कैसे बेहतर तरीके से कर सकें उसकी चिंता करना चाहिए। और उसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने इंटेलेक्चुअल लोगों को लाकर उनको चुनाव लड़ाने का काम किया है। जो लोग पार्टी के विचार के साथ काम करते हैं, पार्टी के विचार के साथ प्रतिबद्ध हैं, उनको लाकर चुनाव में लड़ाने का काम किया है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश की जनता ने भारी आशीर्वाद इस चुनाव में दिया है जब हम चुनाव प्रचार के लिए गए। और कल जब 11 नगर निगमों में जोश और हमारे वरिष्ठ नेताओं का होश, इसको मिलाकर हमने काम करने का प्रयास किया है और मध्य प्रदेश की जनता ने इस बात के लिए भारी आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया है। हम उम्मीद करते हैं आगे भी। चलिए योगेश यादव जी, चलिए ये तो हो गई भाजपा की बात। कांग्रेस ने भी इस बार मौके दिए लेकिन कुछ ही लोगों पे दाव लगाया, बाकी आपके पुराने प्रत्याशी थे, पुराने नेता थे। तो यहाँ पे नए और पुराने में क्या यहाँ पे कांग्रेस डरती है नए चेहरों पे दाव लगाने से? आपने कोशिश की लेकिन उतना प्रतिशत नहीं था, ऐसा क्यों? वे कर लीजिए, युवाओं को हमने बहुत ज्यादा मौका दिया, लेकिन उन अनुभवियों को जिन्होंने जिनका रिपोर्ट कार्ड बहुत अच्छा था उनको भी हमने मौका दिया है। सवाल सिर्फ युवा का या बुजुर्ग का नहीं होता है, आपकी समाज के प्रति प्रतिबद्धता क्या है। आप समाज के लिए राजनीति का लक्ष्य सिर्फ राजनीति करना नहीं होता, राजनीति का मूल लक्ष्य होता है समाज सेवा। और नगर निकाय चुनाव में तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति कितना लोकप्रिय है अपने मोहल्ले में, अपने क्षेत्र में, अपने वार्ड में, और वो अपने नगर के प्रति कितनी प्रतिबद्धता है। तो ये लॉयल्टी को ध्यान में रखा, युवाओं को टिकट दिया है हमने, काफी टिकट दिया हमने युवाओं को। लेकिन हाँ, इस बात का ध्यान रखा है कि जैसे माननीय शिवराज सिंह जी चौहान कह रहे थे कि हम अपराधियों को बख्शेंगे नहीं, तो हमने अपराधियों की लिस्ट बता दी भारतीय जनता पार्टी की कि कितने अपराधियों को टिकट दिया है। हमने अपराधियों को तो टिकट नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी ने अपराधियों को काफी टिकट दिया है। तो ये अपने अपने दृष्टिकोण है और सामने आ जाएगा। कल का वोटिंग है, उसके बाद 13 तारीख का वोटिंग है, 18 तारीख तक सब पिक्चर्स क्लियर हो जाएगी। आप वापस टीवी पे बुलवाएंगे, हम वापस अपनी बात कहेंगे। बिल्कुल। चलिए राजेश जौहरी जी, तो यहाँ पे युवाओं की भूमिका हो गई, मौसम के हाल हो गए, वर्तमान परिस्थितियां हो गई, साथ ही 2023 को लेकर जो है जो यहाँ पर ग्राउंड तैयार किया जा रहा है दोनों पार्टियों द्वारा, वो हो गया। तो क्या लगता है कल के चुनाव में जो मतदान है वो कैसा होने वाला है? साथ ही यहाँ पर एक चीज को और यहाँ पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि जो बागी थे, जो निर्दलीय थे, वो भी कल जो है एक भूमिका निभाने वाले हैं इस पूरे चुनाव में। तो उनकी क्या भूमिका रहने वाली है? कल किस तरह से होने वाला मतदान, क्या लगता है आपको? कोर वोटर है वो निर्दलियों पे या बागी प्रत्याशियों पे बहुत कम दाव लगाता है जी। ये अपना, अगर आप इस भारत की पॉलिटिक्स को देखें तो जो कांग्रेस का जो ट्रेडिशनल वोटर है वो फिर अगर कांग्रेस के सिंबल से अलग कोई गया है या उनके पार्टी मैंडेट के खिलाफ कोई गया है तो वो उसको महत्व नहीं देगा। ऐसे ही भाजपा में भी है जी। तो वो जो है हो सकता है उनके थोड़े बहुत वोट तो काटेंगे। देखिए जो भी कैंडिडेट खड़ा होता है, अगर अभी पंचायत चुनाव में हम लोगों ने देखा कि किसी पंचायत में 2000 चुनाव है और 200 ही वोट कोई ले गया, 150 ही वोट ले गया, तो उसने अपनी पार्टी के दूसरे आदमी को तो हरवा दिया। ये समस्या तो आती है क्योंकि वो 150 वोट जो है वो 300 का असर करते हैं, उसकी जो प्लस माइनस जो टैली होती है उसमें। तो ये एक कारण है। और जहाँ तक आपने बात करी, वो बात की अभी कि 2023 का चुनाव, तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो नगरीय निकाय चुनाव और जो पंचायत चुनाव हुए हैं ये 2023 का सेमीफाइनल है। और 2023 जो है 2024 का सेमीफाइनल होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और इसी कारण से दोनों पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं ताकि वो उनका अच्छे से अच्छा प्रदर्शन रहेगा तो 2023 को में उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आज उन्होंने अच्छा ही प्रदर्शन कर लिया और अगर नहीं कर पाए तो फिर वो लगातार उनकी स्ट्रेटेजी उस हिसाब से बनानी पड़ेगी उन लोगों को ताकि वो 2023 में अच्छी स्थिति है। क्योंकि मेन एम जो है 2023 है,
ये तो है ही। जैसे योगेश यादव जी ने कहा कि सेवा, समाज सेवा तो वाकई जो देखिए नगर पालिका और नगर निगम के जो चुनाव होते हैं ये तो डायरेक्ट पब्लिक से जुड़े हुए होते हैं, छोटी छोटी चीजों से जुड़े हुए होते हैं, नल से जुड़े हुए, सफाई से जुड़े हुए, ड्रेनेज से जुड़े हुए, और बिजली की जो मेंटेनेंस है, किसी की लाइट जा रही है वहाँ पे पोल के सिस्टम क्या है, तार लटके हुए है कि नहीं, अंडरग्राउंड है कि नहीं, फिर ये सब चीजों जो डायरेक्टली जिससे प्रभावित होता है आदमी, उन चीजों को डील करती है, उन चीजों से ताल्लुक रखती है नगर पालिका और नगर निगम के चुनाव। इसलिए ये पब्लिक से डायरेक्टली जुड़ा हुआ चुनाव होता है। विधानसभा और लोकसभा के चुनाव के अलावा के से अलग हटकर ये चुनाव होता है, और इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें जनता की बिल्कुल नब्ज सामने आती है। बिल्कुल। चलिए, समय का अभाव है, चर्चा को ही विराम देते हैं, और मैं दोनों पार्टी प्रवक्ताओं को कल के लिए ऑल द बेस्ट कहती हूँ कि कल आपका वोटिंग है, देखते हैं क्या होता है कल। आप दोनों को शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद राजेश जौहरी जी हमारे साथ एक्सपर्ट तौर पर जुड़े रहने के लिए। तो बिल्कुल बड़ी बहस, बड़ी खबर में हमने यही जाना आज कि कल जो है चुनाव में अब मतदान होना है पहले चरण का, और अभी तक जितने भी यहाँ पर रोड शो हुए हैं, सभाएं हुई हैं, साफ बात है दोनों पार्टियां चुनाव को लेकर काफी गंभीर हैं, और साथ ही ये ग्राउंड जुड़े हुए मुद्दे हैं, जनता से बहुत सीधा जुड़ाव यहाँ पर जो है प्रत्याशी का होना चाहिए। और अब देखना यह है कि कल इतनी सारी चीजों के बावजूद, इतनी चुनौतियों के बावजूद जो है कल कैसे मतदान होता है, किस तरीके से जो है प्रत्याशी क्या कार्य किया जाना चाहिए, उनसे एक दृष्टि मिलती है। तो कमलनाथ जी संवाद कर रहे हैं, और जहाँ तक सरवर भाई कह रहे थे कि वर्चुअल हमने इतनी जगह संबोधित किया, तो वर्चुअल संबोधित करने का समय तो बीजेपी के पास आ गया है, क्योंकि फील्ड में जा नहीं सकते, भीड़ मिल नहीं रही है। शिवराज सिंह जी की भीड़ नहीं रहती, कुर्सियां खाली रहती, तो वर्चुअल के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास क्या रह गया है कि अब वहाँ एक ही जगह बैठकर संबोधित कर दें साहब। तो उसको आप ये उपलब्धि बता रहे हैं कि विशेषता है हमारे इतनी बैठक को। मैं इसको दूसरे ढंग से लेता हूँ, ये मेरा दृष्टिकोण नकारात्मक हो सकता है, लेकिन उसके पीछे का जो सामने दृष्टि नजर आती है वो इस बात की कि लोग भीड़ ही नहीं है। तो अब ठीक है साहब, वर्चुअली संबोधित किया हमने, इंदौर, देवास, उज्जैन सब जगह संबोधित कर दिया, क्योंकि अब हम फील्ड में है, जनता का उन्माद है। संजय शुक्ला या विभा पटेल के साथ जिस तरीके से लोग जा रहे हैं, जबलपुर में भीड़ आ रही है, देवास में देखते हुए लोग सुन रहे हैं कमलनाथ जी को, तो ये कांग्रेस के लिए शुभ संकेत। चलिए, राजेश जौहरी जी, इस बार युवाओं की बड़ी भूमिका रहने वाली है मतदान में, और राजधानी भोपाल की बात कर लें हम, चाहे तमाम बड़े शहरों की बात कर लें, इस बार युवाओं को बहुत उम्मीदें हैं। और क्या लगता है कि एक युवा इन चुनाव में क्या भूमिका निभाएगा, किस तरह से उसका मन रहेगा, उसने क्या देखा होगा इन चुनाव में अगर मुद्दों को देखा जाए तो? देखिए, युवाओं को भी उम्मीदें हैं और युवाओं से भी उम्मीदें हैं जनता को, दोनों ही बातें हैं। और युवा मन जो है वो पुरानी, कई बार सबसे बड़ी बात ये रहती है युवा मन की कि वो जो उसके पिताजी ने क्या बताया, दादाजी ने क्या बताया, उस पर उतना ध्यान देता है, उसने क्या देखा। और अब जमाना के अनुसार उसके हाथ में पूरी दुनिया है, उसके हाथ में गूगल है, किसी ने कुछ बोला उससे तुरंत उसको क्रॉस चेक करता है आज का युवा। और यही कारण है कि आज के युवा को कोई भ्रमित नहीं कर सकता, कोई उसको बहका नहीं सकता, कोई उसको ये नहीं कह सकता कि नहीं। अब जो हम लोगों के जमाने में क्या होता था कि जो बोल दिया नेता ने हम उसी को सही मान लेते थे, लेकिन आजकल क्रॉस चेक करता है। जहाँ तक बात है, देखिए युवा जो है डेवलपमेंट चाहता है, युवा जो है रोजगार चाहता है, और युवा एक चाहता है कि लॉ एंड ऑर्डर की अच्छी स्थिति हो। कई बार उसमें उसकी जो ट्रेडिशनल वोटिंग सिस्टम है, जिस पार्टी से उसका परिवार वोट देता आया है, वो उसके अगेंस्ट भी जाते हैं, और कभी कभी अगर उनको लगता है कि ये ठीक है तो उसके पक्ष में भी रहते हैं। तो इसलिए इस कारण से, क्योंकि युवाओं की संख्या बहुत बड़ी है युवा वोटर्स की, और एक और बड़ा फैक्टर है अनन्या जी कि एक बार को जो बुजुर्ग वोटर्स हैं, वो बारिश हो गई, समझ लीजिए कि वो जाए नहीं जाए, पर युवा तो लाइन में खड़ा हो जाएगा। आप देखिएगा कल के वीडियोस देखेंगे अपन, कल के फोटोज देखेंगे कि युवा पूरे उत्साह से, क्योंकि कई लोग ऐसे होंगे जो पहली बार वोट दे रहे हैं नगर निगम नगर पालिका के लिए, तो वो तो उनका उत्साह रहेगा कि हमें कैसे भी वोट देना है। और यही अंतर, ये जो है, ये चुनावों का काफी हद तक चुनाव में जो चुनाव के रिजल्ट हैं उसको प्रभावित करने वाला एक फैक्टर हो सकता है, युवाओं का ज्यादा अच्छे से प्रतिनिधित्व करना। बिल्कुल। चलिए सर्वर पटेल जी, तमाम सारी चीजें हो गई, लेकिन अब चुनाव के दिन जो है फैसले का दिन होता है। यहाँ पर आप कह सकते हैं कल जो है आपकी इतनी मेहनत के बाद देखना है कि कल वोटर का क्या मन कहता है। अब अगर हम आगे देखें यहाँ पे, तो भाजपा ने काफी सारे वादे, काफी सारी चीजें की थी। ऐसे में पंचायत हो चाहे वो निकाय चुनाव हो, सभी हर चुनाव के लिए भाजपा हमेशा कहते हैं कि हम तैयार रहते हैं। इस बार भी जो है काफी सारी तैयारियां आपने की थी, लेकिन जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये सेमीफाइनल है 2023 के पहले, तो क्या लगता है कि ये जो प्रयोग आपने यहाँ पे किया है, क्या ये हमें आगे भी देखने मिलने वाला है कि नए चेहरों को जो आपने यहाँ मौका दिया है
और ओबीसी वर्ग को जो है यहाँ पर आरक्षण की बात जब निकली थी तब कहा था कि इन चेहरों को जो है मौका ज्यादा दिया जाएगा, करा भी खैर भाजपा ने ऐसा। तो क्या 2023 में भी यही देखने मिलने वाला है कि इन लोगों को मौके ज्यादा दिए जाएंगे, नए चेहरे सामने आएंगे और यहाँ पर एक नई टीम जो है 2023 में हमें देखने को मिलेगी? देखिए अनन्या जी, 2023 में क्या होने वाला है मैं उसके लिए अधिकृत नहीं हूँ बोलने के लिए, लेकिन संभावनाएं कहती हैं, संभावनाओं को इनकार नहीं किया सकता। जनता पार्टी निश्चित रूप से मैं इस चुनाव को लेकर अगर जवाब दूं तो भारी बहुमत से जीत की ओर अग्रसर है। जिनका सम्माननीय ज्योतिष यादव जी ने कहा था कि वर्चुअल मैं उनको जोड़ना चाहता हूँ। संदर जी मैं एक बार फिर से मैं आपको सवाल बता देती हूँ। बहुत स्ट्रेट सवाल है मेरा इस चीज से लेके कि अभी फिलहाल में जो रणनीति आपने बनाई है, क्या इसी का हमें एक आईना अब 2023 में देखने को मिलने वाला है? क्योंकि इस बार देखिए आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है चुनाव में और भाजपा का जिस तरह प्रदर्शन रहा है, क्या यही प्रदर्शन हमें 2023 में देखने को मिलने वाला है नए चेहरों के साथ, नई चीजों के साथ? यानी कि इसमें कुछ ना कुछ संभावनाएं तो है ना आगे के लिए? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने सदैव से युवाओं को आगे लाने का काम किया है। आप हमारे साथ देखेंगे कि किस प्रकार से हमने मंडल अध्यक्ष 35 साल तक के लोगों को बनाए, मध्य प्रदेश के 1000 जिला अध्यक्ष भाजपा के 45 साल से नीचे के लोगों को बनाए। आज हमारे प्रदेश के अध्यक्ष उम्र के आसपास के हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने सदैव से युवाओं के हाथ में बागडोर के युवाओं का साथ के साथ लेते हैं। आप देखिएगा जब रिजल्ट आएंगे तो इंदौर में कोई 1-2 हजार वोटों की जीत नहीं, लाखों वोटों से इंदौर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतने वाले हैं। लेकिन उसके बावजूद पूरी गंभीरता से हर चुनाव को लेना, यही विशेषता है भारतीय जनता पार्टी को और यही वो पार्टी भी डिफरेंट बनाती है सब पार्टियों से। कि ऐसा नहीं है कि हमारे नेता ये बोल दे, जिस प्रकार से कमलनाथ जी ने कहा कि मेरा कोई महापौरों में इंटरेस्ट नहीं है कि वो कौन लड़े कौन नहीं लड़े, ऐसा नहीं है। हर छोटे से छोटे चुनाव को पूरी गंभीरता के साथ लड़ना, इसी कारण से कल आपने इंदौर का भी देखा और इंदौर के साथ साथ 3:30 बजे से लगाकर 5 बजे तक जो पूरे प्रदेश में चुनाव होने वाले उनको उन्होंने इंदौर से ही वर्चुअली संबोधित भी किया। ये अपने आप में एक नया इतिहास बना है कि एक साथ अंतिम दिन अंतिम समय में एक साथ 1.5 घंटे तक हमारे प्रदेश के प्रभारी सम्माननीय मुरलीधर राव जी, प्रदेश के अध्यक्ष सम्माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, इन्होंने एक साथ पूरे प्रदेश को संबोधित किया। एक जबलपुर में थे, एक भोपाल में थे, इंदौर में थे। यही जो है हमारे नेताओं की गंभीरता है, यही भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है कि वो हर चीज को पकड़कर और पूरी गंभीरता के साथ चुनाव लड़ने का काम करते। चलिए योगेश यादव जी, कांग्रेस के पास इस बार जो है काफी कम समय था, काफी सारी चीजें थी, लेकिन कमलनाथ जी के दौरे जिस तरह रहे वो भी इस बार काफी एक्टिव दिखाई दिए। साथ ही कांग्रेस के बाकी नेता जो थे वो भी ग्राउंड पे एक्टिव थे। तकनीक का इस्तेमाल इस बार मुझे लगता है कांग्रेस ने ज्यादा किया है। यहाँ पर बैनर पोस्टर ज्यादा जो है जनसंपर्क में इस बार मुझे लगा इस बार ज्यादा मेहनत की गई है। तो देवास में आप हैं, देवास की अगर बात कर लें या फिर जनसंपर्क की बात करें, भोपाल की हम बात कर लें तो भोपाल में क्या किस तरह माहौल देखने को मिला, देवास में क्या जनता का माहौल देखने को मिला? देखिए हर जगह 100% मत आना भी पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे में आप खुद जानते हैं कि कितना जो है जनता बात कर रही है, कितना नहीं कर रही है। तो क्या लगा आपको इसमें? देखिए सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो लीडर हैं और एक थोपा हुआ नॉन पर्सन यदि आपने अपने दम्भ में, अपने घमंड में भारतीय जनता पार्टी में कि हम तो किसी को भी खड़ा कर देंगे, चुनाव जीत जाएंगे, तो ये तो अब दम्भ समाप्त होने का समय है। विभा पटेल भोपाल में एक अच्छी जानी मानी हस्ती है, उन्होंने काम किया है महापौर के रूप में। नर्मदा के आगमन का उनका एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, चाहे वीआईपी बाईपास रोड हो, बहुत सारी ऐसी उपलब्धियां हैं। तो वो एक लीडर है। इंदौर में संजय शुक्ला एक लीडर है जिन्होंने कोरोना काल में जिस तरीके से कार्य किया है वो कार्य ऐतिहासिक रहा है कि जो बीजेपी के एमएलए भी नहीं कर पाए, प्रशासन नहीं कर पाए, उन्होंने अपने खुद के स्वयं वित्तीय स्रोत से उन्होंने जो कोरोना काल में लोगों की सेवाएं की। चलिए राजेश जौहरी जी, मैं आपसे एक बात समझना चाहूंगी इसमें कि पूरे चुनाव के बीच जो है काफी ताबड़तोड़ सभाएं, रोड शो सब अपनी जगह है, लेकिन जिस बात का जिक्र यहाँ पर योगेश यादव जी कर रहे हैं कि कल 1.5 घंटे की बारिश में भोपाल के हाल जो है बेहाल हो गए थे, ऐसे ही कई तस्वीरें और जगह से भी सामने आई हैं। तो क्या लगता है कि चुनाव और वोटिंग के एक दिन पहले ये तस्वीरें कहीं वोटर का मन यहाँ पर डगमगा नहीं देंगी? पहले की बात तो ये है कि तात्कालिक कारण बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं चुनाव में, स्पेशली भारत जैसी जो अपरिपक्व डेमोक्रेसी है
जहाँ पर आप मतलब क्या होता है, देखिए आप यहाँ पर नेता लोग जो 4.5 साल, हालांकि अब वो ट्रेंड धीरे धीरे कम हो गया है, 4.5 साल वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते ही नहीं और आखिरी के 6 महीने जाते हैं और फिर चुनाव जीत जाते हैं। तो इसी तरीके से जो तात्कालिक कारण ये जो बारिश है, मौसम की जो समस्या है, जो स्टॉर्म लाइन का सही नहीं होना, जिस कारण से चाहे BRTS मऊ का हो, सॉरी इंदौर का हो या भोपाल का हो या जबलपुर में जो सड़कें हों, सब जगहों पे वही स्थिति बन रही है और ऐसे छोटे छोटे शहरों में भी यही स्थितियां बन रही हैं। तो वो तात्कालिक कारण कहीं ना कहीं प्रभावित करता है वोटर को, ये बात बिल्कुल सही है। और यही कारण, इसी कारण को देखते हुए कई बार आपने देखा होगा जब वैसे पानी नहीं आ रहा हो, लेकिन जिस दिन चुनाव होगा उससे 4-5 दिन पहले बिल्कुल नियम से पानी आना शुरू हो जाता है नलों में। जी। अब दूसरी बात ये है कि जो चुनाव कौन जीतेगा कौन हारेगा ये दावा कोई भी कर सकता है, पर आप देखिए कि वोटर का कोई भरोसा नहीं रहता है। इसलिए वोटर किसकी जो है किसकी तरफ वोटर वोटिंग का झुकाव हो जाए ये हम आज से नहीं कह सकते। पर हाँ, जो अभी कांग्रेस ने जैसे वो किया है, कंट्रोल रूम बनाया है, जी। ये बात सही है कि अब जमाना तकनीक का है। अब जमाना मैदान में दौड़ने का उतना नहीं है जितना IT से जो या IT रिलेटेड जो अपने इक्विपमेंट होते हैं उसका ध्यान रखना, फोन, मोबाइल और कंप्यूटर, इंटरनेट और जितने भी दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब से नजर रखना और उन सब से प्रचार भी करते रहना, क्योंकि उस पर तो रोक होती नहीं है। रोक तो जो लगी है वो चुनाव प्रचार पर, उससे ज्यादा प्रभावी प्रचार वो होता है जो एक सिस्टम पे बैठ के आदमी कर सकता है, कंप्यूटर पे बैठ के और मोबाइल पे बैठ के कर सकता है। तो ऐसे में ये जो कंट्रोल रूम वाला सिस्टम है निश्चित ही एक मतलब जिसे कहना चाहिए नई टेक्निक के साथ में, नए दौर के साथ में नए तरीके इस्तेमाल करने जैसा एक देखा जा सकता है। और पर चुनाव के नतीजे क्या होंगे ना आप बोल सकते हैं कुछ, ना हम बोल सकते हैं, दावे कोई भी कर ले, होना वही है जो जनता चाहेगी। और इसलिए हमारी डेमोक्रेसी महान है कि जनता चुपचाप रहती है और अपना रिजल्ट सुना देती है और अच्छे कई बार चौकन्ने हो जाते हैं। तो हो सकता है इस वाले चुनाव में भी कुछ ऐसा हो जाए जो कि लोग चौंक जाएं बिल्कुल।